चार मेन कंपोनेंट्स हैं ये जिससे जीडीपी बनता है। पिछले एक साल में सबसे ज्यादा असर पड़ा पैंडेमिक का प्राइवेट कंजम्पशन वाले कंपोनेंट पर। लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, लोगों की तनख्वाह कम हो गई। इन सब चीजों की वजह से लोगों के पास पैसा नहीं था खर्च करने के लिए, सामान खरीदने पर या फिर अलग अलग सर्विसेज पर। लॉकडाउन की वजह से भी कंज्यूम करने के लिए लोगों के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे चीजों को। इसी की वजह से प्राइवेट कंजम्पशन में एक भारी गिराव आया। लेकिन गवर्नमेंट स्पेंडिंग जैसी चीज सरकार के ऊपर है। सरकार अगर ज्यादा पैसा खर्च करेगी अपना तो उससे जीडीपी पॉजिटिव में जाएगा और यहां से ही आपको कमियां दिखनी शुरू हो जाती है। जो आम आदमी की जिंदगी में हो रहा है, जिस हालत से आम आदमी आज के दिन गुजर रहा है, कैसे वो जीडीपी फिगर में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ये एक छोटा सा एग्जांपल है उसका। सरकार बहुत पैसा स्पेंड कर दे और प्राइवेट कंजम्पशन काफी नेगेटिव में जाए, लेकिन जीडीपी ग्रोथ उतना नेगेटिव में नहीं जाएगा अगर सरकार की स्पेंडिंग बढ़ रही है तो। और सरकार की स्पेंडिंग बढ़ी पिछले साल में। और सरकार कहां पर पैसा खर्च करती है उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। पी चिदम्बरम जो कि हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार को अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए, लेकिन किस तरह के प्रोजेक्ट्स में। ऐसा नहीं कि सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट्स जो वन टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, इस साल के लिए तो बहुत सारा पैसा खर्च करा जाएगा वहां पर, लेकिन उसके बाद उससे एंड में कोई इतना बड़ा आउटपुट नहीं मिलने वाला। पी चिदम्बरम की सजेशन है कि सरकार को ऐसी जगहों पर पैसे खर्च करने चाहिए जिससे लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स करे सरकार लोगों को और पैसा दे अलग अलग तरीकों से। ये फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, अनएम्प्लॉयड और गरीब लोगों के हाथ में पैसा दे सकते हैं, और जिससे लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो लोग और पैसा खर्च करना चाहेंगे, जिससे कि प्राइवेट कंजम्पशन का भी कंपोनेंट बढ़ेगा। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम मैं आपको बताना चाहता हूं जीडीपी इंडिकेटर के साथ। मान लो सरकार एक सड़क को बनाने में पैसा खर्च करती है, करप्शन होती है वहां पर, सरकार बहुत सारा पैसा लगाती है उस सड़क को बनाने में जितने की जरूरत नहीं है, और वो सड़क बड़ी बेकार क्वालिटी की बनती है। वो एक महीने बाद सड़क टूट जाती है, उसके बाद सरकार अगले महीने फिर से बहुत सारा पैसा खर्च करती है उस सड़क को बनाने में, फिर वो सड़क एक महीने बाद टूट जाती है, फिर और सड़क पे पैसा खर्च किया जाता है, और यही साइकिल चलती रहती है। लेकिन ये होना जीडीपी के लिए एक्चुअली में अच्छी चीज है, एज कंपेयर टू एक ऐसा सिनेरियो जहां पर सरकार एक अच्छी सड़क बनाए जो 10 सालों तक चलेगी। इस केस में जीडीपी ग्रोथ रेट कम होगी क्योंकि सरकार ने सिर्फ एक बार पैसा खर्च किया है वहां पर। इसी तरह से एग्जैक्टली बहुत सारे यूजलेस काम होते हैं देश में, दुनिया में, जो सिर्फ दिखावे के लिए जीडीपी को बढ़ा देते हैं, लेकिन एक्चुअली में रियलिटी में उनसे ना तो जनता को कोई बेनिफिट पहुंचता है, ना ही देश को कोई बेनिफिट पहुंचता है। डियर एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला है जीडीपी के रिगार्डिंग कि जीडीपी क्या होता है, इसको मापने के मेथड कौन से होते हैं और इसकी कुछ लिमिटेशन है, और घुमा फिरा के उसने अपनी बात को पूरा किया। और मैंने जब वो वीडियो देखा तो उसके अंदर पाया कि बहुत सारी गलतियां हैं और बहुत ही ये कहिए कि ब्लंडर कर रखा उन्होंने इकोनॉमिक्स की, तो बिल्कुल समझ नहीं लग रही मुझे उनके अंदर किसी भी प्रकार से। और मैं उनसे एक क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूं कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो लोगों को मिसगाइड क्यों कर रहे हो। क्लिप में देखा आपने जीडीपी को कैलकुलेशन का एक मेथड बोला उन्होंने कि इनकम किसके इक्वल होती है, हमारी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब ये क्या है, सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड का उन्होंने जिक्र किया है यहाँ पे। जीडीपी कैलकुलेशन के 3 मेथड हैं। पहला है प्रोडक्शन मेथड, दूसरा है इनकम मेथड और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। उन्होंने सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड को तो बता दिया। अगर भाई साहब ये तीनों मेथड को पढ़ लेते ना ध्यान से तो वो इतनी सारी गलतियां नहीं करते अपनी वीडियो में, और मुझे ये मौका नहीं मिलता कि मैं उसकी वीडियो पर अपनी वीडियो बनाता। अब देखिए, जो प्रोडक्शन मेथड है ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है जीडीपी कैलकुलेशन का, और भाई साहब ने इस प्रोडक्शन को नेगलेक्ट ही कर दिया है जीडीपी में से। अब जीडीपी की डेफिनेशन मेरे से सुन लो आप। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी एक गिवन जोग्राफिकल एरिया के अंदर, एज यूजुअली हम जिसको कंट्री बोलते हैं, वहाँ पर रहने वाले लोगों के द्वारा एक साल में बनाई गई गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि वस्तु और सेवाओं के मूल्य का जोड़ होता है। यानी कि कोई क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की मिलके सभी लोगों के द्वारा, और फिर उसके प्राइसेज जो कि वैल्यू होती है करेंसी की फॉर्म में, उसको जब आप मल्टीप्लाई करवा दोगे तो टोटल रिवेन्यू आ जाएगी, यानी कि टोटल इनकम आ जाएगी, जिसको हम नेशनल इनकम भी बोल सकते हैं, जीडीपी भी बोल सकते हैं। और फिर जब इनकम में से आप क्या करते हो, एक्सपेंडिचर, यानी कि जब जितनी आपकी इनकम आई, सपोज करो कि आपने 1000 रुपये कमाए और 1000 रुपये आपने कहाँ कहाँ खर्च करे, अगर वो आपने सारे खर्चे जोड़ लिए तो भी तो आपकी क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी ना। तो यहाँ पर जो ये मेथड है ये क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड से है, यानी कि सभी खर्चे जोड़ के हमने क्या निकाला है, इनकम निकाला है। लेकिन देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो फैक्टर है वो है आपका प्रोडक्शन यानी कि क्वांटिटी। जब आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगा तभी तो इनकम जनरेट हो पाएगी, या सिर्फ प्राइसेस से ही आप ले जाओगे सब चीज़ें बना के। तो सबसे रियल वेरिएबल यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन को उन्होंने बिल्कुल भी पूरी इकोनॉमी में पूरी की पूरी वीडियो में कभी भी डिस्कस नहीं किया। आई थिंक उनको इसकी नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 जितनी भी उन्होंने गलतियाँ की हैं उन सारी को डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले उन्होंने इस वीडियो को शुरू किया तो कोविड-19 के दौरान इंडिया के
डरावने डाटा दिखाते हुए उन्होंने इस तरह से मिसगाइड किया कि लोग डर जाएं, और फिर उन्होंने अपनी बात को रिप्रेजेंट करना शुरू किया जीडीपी को कैलकुलेशन के मेथड और उसकी लिमिटेशन में जाने की। और साथ में यहाँ पर उन्होंने पी चिदम्बरम के हवाले से उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने काम को सही तरह से नहीं कर पा रही, यानी कि वो अपनी पॉलिसीज़ को अच्छी तरह से लागू नहीं कर पा रही है, लोगों को बेनिफिट नहीं दे पा रही है इस इन डिफ़िकल्ट टाइम में। और आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स यानी कि सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट, जो कि आपकी दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको मंजूरी दे दी है कि वो नेशनल इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट है, उसको बढ़ना तय है, उस जैसे प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट ना करके गवर्नमेंट को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ज़्यादा देने चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट लोगों को बेनिफिट कम दे रही है, उनका कहने का मतलब ये था। तो मैं उनको एक बात बता दूं कि अभी रिसेंट टाइम में कोविड-19 के दौरान ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया था पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए, और उसके अंदर से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का जो शेयर है, मैं उसका नंबर दिखा रहा हूँ आपको। देखिए 2017-18 में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र 1,51,000 करोड़ रुपए का टोटल हुआ करता था, वो बढ़ के 18-19 में कितना हो गया 1,84,000 करोड़ रुपए, और 2019-20 में कितना हो गया है 2,66,000। एकदम से इतना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, वाह, बहुत ही एकदम से ड्रामेस्टिकली। और 2020-21 का तो मैं यहाँ पे डाटा लेना ही भूल गया, यहाँ पे तो ये नंबर और भी ज़्यादा आपको बढ़ता दिखता। तो हम कैसे कह सकते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र नहीं पहुँच रहा? ये सारी स्कीम्स है, देखो कितनी सारी स्कीम्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आम लोगों तक पहुँचाने के लिए कितने सारे एफर्ट्स डाल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लोगों को फ्री में सिलेंडर बांट दिए, अनाज बांट दिया, 500 रुपये डाल दिए, 2000 किसान सम्मान निधि में हर तिमाही में जा रहे हैं। तो क्यों कैसे कह सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट काम नहीं कर रही? और साथ में उन्होंने एक इतना घटिया एग्जाम्पल देते हुए बताया कि आपको रोड आदि के जो भी जितने हमारे प्रोजेक्ट हैं जहां पर करप्शन होता है उनको रोक देना चाहिए। ये बताइए मुझे, क्या गवर्नमेंट कहती है क्या करप्शन कीजिए आप? वहाँ के हम करते हैं ना, आम जनता करते हैं, वहाँ के लोग करते हैं ना, गवर्नमेंट ने तो पैसा दे दिया वहाँ पे। तो आप इतनी बकवास बातें कैसे कर सकते हो कि जहाँ पर इतना करप्शन होता है वो चीज़ें रुकवा दीजिए। एक सोशल ओवरहेड कैपिटल होता है, जो कि हमारा पूरे का पूरा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हमारा वहाँ पे रेलवे लाइन कैसी है और दूसरी फैसिलिटी कैसी हैं प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए। मेरे को ये बताइए, अगर हम रोड नहीं बनाएंगे, रेलवे नहीं बनाएंगे, तो कैसे हमारा प्रोडक्शन एफिशिएंसी आ सकती है? बढ़ सकता है क्या प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए? और रियल सेंस में प्रोडक्शन को तभी बढ़ाया जा सकता है जब हमारे पास सोशल ओवरहेड कैपिटल अच्छा होगा। और सोशल ओवरहेड कैपिटल को अच्छी तरह से इंप्रूव करने के लिए हम इतने सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जीडीपी के पर्सपेक्टिव से कोई भी चीज जितनी बड़ी होगी, जितना ज्यादा पैसा स्पेंड किया जाएगा उतना ही बेहतर है। लेकिन रियलिटी में हमेशा ऐसा होता नहीं है। हमने कई एग्जांपल्स देखे हैं इसके कि फाइनेंशियल सेक्टर जैसे ही बड़ा होता गया, आउट ऑफ कंट्रोल होता गया, उससे इवेंचुअली फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। और एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से तो ये बहुत ही खराब चीज है, क्योंकि धरती पर रिसोर्सेज लिमिटेड है। लेकिन जीडीपी को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें कंजम्पशन को बढ़ाते रहना है, जितना ज्यादा लोग कंज्यूम कर सके उतना ही अच्छा होगा जीडीपी के लिए। और दूसरी बात, हम सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र देकर इनकम को नहीं बढ़ा सकते। यहाँ पर जो ये कंजम्पशन दिख रहा है आपको, ये कंजम्पशन एक्चुअल में इनकम का पार्ट नहीं होता ध्रुव राठी जी। ये कंजम्पशन आपका इनकम का पार्ट नहीं होता है। बेशक से यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ये कंजम्पशन नहीं है। ये मानिए मुझे, ये बताइए मुझे आप कि आपकी जेब में से आपने 100 रुपये खर्च किए, तो क्या वो आपकी इनकम बनी क्या? नहीं। यहाँ पे जो कंजम्पशन है वो आपकी इनकम का, वो यहाँ पे इनकम में किस तरह से डिफाइन किया जा रहा है, वो मल्टीप्लायर के थ्रू आपकी नेशनल इनकम को बढ़ा देता है। जैसे कि एक कंज्यूमर की कंजम्पशन बी कंज्यूमर की प्रोडक्शन बनती है, यानी कि अगर एक बंदे ने 1,000 रुपये कमाए तो उसमें से वो 800 रुपये खर्च करेगा। 800 रुपये खर्च करने के लिए उसने जो वस्तु खरीदनी होगी उसको बनाने वाला बी वहाँ पे होगा, और उस 800 रुपये की इनकम से फिर वो खर्च करेगा कितना, मान के चलो 640 रुपये खर्च किया। तो इस तरह से आपका ये जुड़ता जुड़ता क्या हो जाएगा, सपोज करो कि 5,000 रुपये हो गया। तो 1,000 रुपये की धनराशि को अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में डालती है तो उसका इफेक्ट 5,000 के इक्वल आता है। तो अगर आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दोगे लोगों को, तो ये बताइए कि उससे कोई प्रोडक्शन बढ़ा क्या हमारा? अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो सीधे प्राइसेस में इफेक्ट आएगा, इन्फ्लेशन आएगी, हाइपर इन्फ्लेशन आएगी, हमारी एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएट होगी, हमारे एक्सपोर्ट गिर जाएंगे, हमारे इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, पूरे का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम क्लैश हो जाएगा। ध्रुव राठी जी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे कि प्रोडक्शन को बढ़ाना जरूरी है। अगर आपको लोगों को पैसा देना है,
प्रोडक्शन को बढ़ाने का वही रास्ता है कि आप काम करवा के लोगों को पैसा दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि काम को जनरेट कीजिए। इसी से ही एक रिलेटेड प्रॉब्लम यह है कि जीडीपी को मैक्सिमाइज करने का मतलब ये नहीं है कि एक इंसान की खुशी या हैप्पीनेस भी मैक्सिमाइज होगी, और ना ही इसका मतलब यह है कि एफिशिएंसी या कन्वीनियंस भी मैक्सिमाइज होगा। एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आप एक सस्ती एयरलाइन टिकट खरीदते हैं, खुद से ऑनलाइन रिसर्च करके और खुद वेबसाइट पर जाकर एयरलाइन की आप उस टिकट को खरीद लेते हैं। बड़ा ही एफिशिएंट काम है, आपको खुशी मिलती है इससे क्योंकि आपने एक सस्ती एयरलाइन की टिकट खरीदी। अब इसका ऑल्टरनेटिव देखिए, अगर आप ये टिकट खरीदते एक ट्रैवल एजेंट को पैसे देकर, तो ट्रैवल एजेंट को अपनी सैलरी मिलती इससे, और वो ट्रैवल एजेंट मान लो एक ट्रैवल वेबसाइट पर अपनी रिसर्च करता पैसे देकर, उस ट्रैवल वेबसाइट को भी थोड़े पैसे मिलते इससे। तो इन दोनों चीजों से जीडीपी ज्यादा प्रोड्यूस होने लग रहा है। जितने ज्यादा लोग यहाँ पर बीच में इन्वॉल्व होंगे, जितने ज्यादा उन्हें पैसे मिलेंगे, उससे जीडीपी और ज्यादा बढ़ेगा देश का। लेकिन क्या ये काम एक्चुअली में आपके लिए सबसे कन्वीनियंट या सबसे खुशी देने वाला काम है? बिल्कुल भी नहीं। एक विकीपीडिया जैसी वेबसाइट देख लो, फ्री में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जीडीपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीडीपी जीरो का जीरो ही रहेगा अगर आप विकीपीडिया से कोई इंफॉर्मेशन लेंगे फ्री में। तो लेकिन अगर आप एक ऐसी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लेंगे, नॉलेज लेंगे, जहां पर आप पैसे पे करते हैं, तो उससे जीडीपी के लिए बड़ा अच्छा होगा। ये देश का जीडीपी उससे और पॉजिटिव में हो जाएगा। क्या आपको ये करना चाहिए इसका मतलब? बिल्कुल भी नहीं। अब ये देखिए, ध्रुव राठी जी, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आ रहे हो, मुझे भी बता दीजिए, मुझे भी वहीं पे एडमिशन लेना है। बिल्कुल होता है, जीडीपी के ग्रोथ से एफिशिएंसी आती है। आप कैसे बोल सकते हो कि एफिशिएंसी नहीं आएगी? यहाँ पे अगर आप देखो कि अगर हर व्यक्ति सारे काम खुद से करने लगेगा, तो क्या वो हर एक काम में एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएगा? तो ज़्यादा वेस्टेज होगी हमारे रिसोर्सेज की, ज़्यादा पोल्यूशन होगा, ज़्यादा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगी, और आपको फिर कहने का मौका कैसे मिलेगा कि रोज़गार दो मोदी, रोज़गार दो, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हाई है। आप कहाँ चले जाओगे फिर अगर सभी लोग अपने खुद के काम करने लग जाओगे? और बता दूं आपको, विकीपीडिया भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है। विकीपीडिया के वहाँ पे 450 प्लस कर्मचारी काम करते हैं और उनका एक एनुअल टर्नओवर भी है। तो वहाँ पर बेसिकली जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कम है, लेकिन है ना। लक्षद्वीप के कुछ आइलैंड्स ले लो जहां पर कोई इंसान नहीं रहते, अनइनहेबिटेड आइलैंड्स हैं वो। वहां से निकलने वाला जीडीपी का आउटपुट जीरो है। लेकिन हम वहां जाकर अगर सारे जंगल काट देंगे, सारी वाइल्ड लाइफ को खत्म कर देंगे और इमारतें और लग्जरी रिजॉर्ट्स बनाएंगे इन आइलैंड्स पर, तो ये तो जीडीपी के लिए बड़ा अच्छा होगा। बहुत ही तेजी से ऊपर जाएगा जीडीपी ग्रोथ रेट इस स्पेसिफिक एरिया का। क्या ऐसा करना एक्चुअली में देश के लिए अच्छा होगा? आप लोग कहोगे ना, लेकिन जीडीपी कहेगा हाँ। जीडीपी कहेगा कि काट दो सारे जंगल, उससे पोल्यूशन बढ़ेगी, उसकी वजह से कुछ और कंपनीज आएंगी जो कि आपके लिए एंटी पोल्यूशन मास्क बनाएंगी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स बनाएंगी कि आप सड़कों पर उन्हें पहनकर घूम सको, जिससे उस कंपनी को और पैसे मिलेंगे। आप लोग और पैसा स्पेंड करोगे तो उससे जीडीपी और भी ज्यादा बढ़ेगा। मतलब जंगल काट के पहले पोल्यूशन बनाओ, फिर पोल्यूशन को हटाने के लिए कोई और चीज बेचो, तो इससे जीडीपी और भी ज्यादा बढ़ेगा। और इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स तो आपका यही तो बताती है कि आपका जो पोल्यूशन है वहाँ पर कितना टैक्स लगना पड़ेगा। पिंगुइनियन टैक्स क्या है, वहाँ पे किस तरह टैक्स, कहाँ पे किस सेक्टर में कितना लगाना है पोल्यूशन के आधार पर, ताकि क्या हो, रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज हो और कम से कम पोल्यूशन हो। और फिर जब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हम 140% पेट्रोल पर टैक्स लगा भी देते हैं, जिसका कंजम्पशन कॉरपोरेट्स ज़्यादा करते हैं, अगर उसके ऊपर सब्सिडी दी जाती है तो कॉरपोरेट्स को और बड़े घरानों को ज़्यादा फायदा होगा, कंज्यूमर्स को कम होगा। तो फिर वहाँ पर कहते हैं कि 100 रुपये कैसे पहुँच गया तेल, अब इस पर भी वीडियो बनानी है इन्होंने और फिर वहाँ पर भी घेरना है। तो अगर आपको तेल सस्ता चाहिए तो इन्वायरमेंट की फिक्र क्यों कर रहे हो, और अगर आपको इन्वायरमेंट की फिक्र करनी है तो तेल को महंगा होने दो। कहीं पे तो अपना स्टैंड लीजिए ना। ऐसे तो हर चीज़ का तो सोल्यूशन आपके पास या गवर्नमेंट के पास नहीं होगा ना। तो मैं बेसिकली कहना यही चाह रहा हूँ कि आपसे और आपके व्हाट्सएप नॉलेज से ज़्यादा गवर्नमेंट और उनके इंटेलेक्चुअल को पता है कि किस समय पे क्या चीज़ करनी है, तो उनको आप बताने की चेष्टा मत कीजिए। आप अपना देखिए अपनी दुकानदारी कैसे चलानी है। अगर मैं बातों को कंक्लूड करूं कि गवर्नमेंट जो कर रही है, जो भी पॉलिसीज अपना रही है, वहाँ पे वो उस कंजम्पशन को बढ़ाने की कोशिश कर रही है जिसके पीछे प्रोडक्शन है, ना कि जो ध्रुव राठी साहब कह रहे हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वाला कंजम्पशन है जिसके पीछे प्रोडक्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन और धोखा है। तो ये कंजम्पशन नहीं बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन वाला कंजम्पशन बढ़ाएंगे ताकि लोगों की इनकम मल्टीप्लायर के थ्रू बढ़े। और उसके लिए गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी पैरेलली चला रही है। और साथ में मनी सप्लाई, ये भी नहीं है कि गवर्नमेंट के पास कोई पैसे की वो खदान है और वहाँ से दे दिया, उसको प्रोडक्शन के साथ पैसे को रिलीज़ करना होता है साइमल्टेनियसली, यानी कि गुड्स मार्केट और मनी मार्केट दोनों में संतुलन बना के चलना होता है। इस करके गवर्नमेंट ज़्यादा पैसे भी लोगों को नहीं बांट सकती।
तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में जिसमें मल्टीप्लायर के थ्रू इनकम बढ़े लोगों की, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कंजम्पशन करे और तीसरा व्यक्ति दूसरे से, तो इस तरह से लोगों की कंजम्पशन बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी ओवरऑल। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हो कि कितने सारे यहाँ पे अपनी ही बातों पर ये मुकर रहे हैं। एक तरफ तो गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट पे घेर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व मत कीजिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। तो इन बातों का कोई मतलब नहीं बन रहा रियल सेंस में। तो आई थिंक आपको ये सारी बातें इन्फॉर्मेटिव लग रही होंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गुड लक।